घर जाके सब कोई मसल सेल को उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जेड लाइन एम लाइन है ना सार्कोमेयर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पढ़े थे घर पे कि इंडिपेंडेंस डे मतलब इंडिपेंडेंट हो गए पढ़ाई लिखाई से छुट्टी फिर इसीलिए जो है आप लोग का टेस्ट होता है उसमें मार्क्स नीचे जा रहा है अटेम्प्टेड कितना है और उसमें नेगेटिव कितना जा रहा है वो देखना जरूरी है इसका मतलब जितना आपका नेगेटिव जा रहा है उतना आप अंदाजा मारे उतना अंदाजा लिख कर चले ना कॉन्फिडेंट नहीं है तभी गड़बड़ हुआ तो जहां अंदाजा ज्यादा लगाया जाएगा इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज कम हो रहा है हाँ पिछले टेस्ट का हम देखें रिजल्ट उससे पता चला तो फिर गलत कैसे हुआ इसका मतलब कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो इसको सुधारेंगे कैसे पढ़ के और जहां पे डाउट है उसको क्लियर करके राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तो फिर जब इतने कॉन्फिडेंट है आप लोग तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए सार्कोमेयर स्पैन्स बिटवीन हम कोई ऑप्शन नहीं देंगे फिल इन द गैप है इस क्वेश्चन का मतलब समझे सार्कोमेयर कहां से कहां तक होता है स्पैन्स बिटवीन रहता है बीच में कहां से कहां तक टू जेड लाइन्स दो जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमेयर होता है ना दूसरा क्वेश्चन देखिए द पोजीशन ऑफ एज जोन इज अगर सेंटेंस लग जाए तो सेंटेंस भी बढ़िया लेकिन फिल इन द गैप है इस जगह को भरना है द पोजीशन ऑफ एज जोन इज कहां से कहां तक एज जोन होता है एम लाइन पे पक्का देखिए तो याद करके एम लाइन अगर ऐसे था तो ये किसको होल्ड किए हुए था किसको होल्ड किए हुए था मायोसिन को है ना अब देखिए आपसे पूछ रहा है एच जोन कहां पर है तो क्या पूरा का पूरा एम लाइन ये एम लाइन है ना तो ये क्या पूरा का पूरा एम लाइन एच जोन में आता है एम लाइन है ये वाला मेम्ब्रेन है ना जो कि मायोसिन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करके रखा है ताकि वो डिस्प्लेस ना हो है ना उन्हें फिक्स रख रहा है एक तरह से ऐसे समझिए तो क्या आपका एच जोन इसी पे है यही एच जोन का रहा है नहीं ना तो एच जोन क्या होगा इधर आपका आई बैंड आया इधर आया आई बैंड है ना ये एक जेड लाइन और ये दूसरा जेड लाइन ठीक है इधर भी है इधर भी है ये इधर भी गया है तो देखिए जो गैप बिटवीन द ये जो गैप है गैप बिटवीन द टू जेड लाइन है ना जेड लाइन नहीं गैप बिटवीन द एडजेसेंट एक्टिन फाइबर्स ये एक्टिन है ना और ये भी एक्टिन है एडजेसेंट मतलब आसपास तो एक ही सार्कोमेयर में आसपास के एक ही सार्कोमेयर में आसपास के एक्टिन फाइबर्स के बीच का स्पेस वो कहलाएगा एज जोन है कि नहीं राइट तो इसको कैसे लिखेंगे इस आंसर को यहां पे द पोजीशन ऑफ एज जोन इज इन ए सार्कोमेयर
between the two adjacent ADJASCENT adjacent actin fibers। ये होगा दूसरे का जवाब। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सोचिए, कह रहा है इफ द एज जोन is reducing, then which line will be displacing? कौन सा लाइन डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से हटेगा? अगर एज जोन सिकुड़ रहा है, एज जोन इज रिड्यूसिंग, घट रहा है, दोनों के बीच का जगह कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों के बीच का जगह कम हो रहा है, कौन सा ऐसा लाइन है जो अपनी जगह से हटेगा? तो यहां आपको दो दो लाइन दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला एम लाइन और एक ये वाला जेड लाइन। तो क्वेश्चन आपके सामने कैसे घुमाकर पूछा, देख रहे हैं ना, एम लाइन या जेड लाइन में से कौन अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा अगर एज जोन कम हो रहा होगा? अब सोच के बताइए तो जरा। अगर एम लाइन और जेड लाइन दो हम लोग को पता है कहां पर है ना, तो आपको यहां बताना है कि एज जोन कम होने से कौन अपनी जगह से हटेगा। तो एक जवाब आता है एम लाइन, जेड लाइन भी किसी का कहना है, कोई ऐसे भी कि एम और जेड लाइन दोनों कहना चाहते हैं। देखिए, आंसर देने के पहले आप तैयार रहिए कि अगर सर पूछे या किसी को और आप समझा रहे हैं, छोड़िए टीचर को, कोई आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जो आंसर बोले उसके पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि हम ये बोल रहे हैं इस बेसिस पे, वो आधार क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। और वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, हमारा सोच हमारे, है ना, थॉट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हम अगर सही सोचे तो मेरा आंसर सही होगा, अगर हम गलत सोच रहे हैं आंसर तो गलत होगा, लेकिन हम सीखेंगे कि हम क्या करें कि ये वाला सोच मेरा सही हो जाए। समझ में आ गया? तो अब वापस सवाल में आते हैं, एक है एम लाइन, दूसरा है जेड लाइन, या दोनों, या कोई नहीं, हो गया चार चॉइस। इस क्वेश्चन का आंसर में क्या होना चाहिए, सामने है। अच्छा, एक चीज बताइए, एज जोन सिकुड़ मतलब कम हो रहा है, इसका गैप, ये जो खाली जगह है, ये गैप कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हम अगर देख रहे हैं कि गैप कम हो रहा है, इससे हम क्या पता लगाएंगे, क्या मालूम चल रहा होगा? नहीं नहीं, मसल पर क्या असर पड़ रहा होगा वो कहना चाह रहा हूं। रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फैल रहा है, क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कोई तो किसी को खींचेगा, या तो एक्टिन मायोसिन को खींचेगा या मायोसिन एक्टिन को खींचेगा। वो अब देखिए, एक भारी भरकम आदमी है और एक दुबला पतला आदमी, या छोड़िए, एक है ना एडल्ट आदमी है और एक छोटा सा बच्चा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, कौन किसको खींचेगा? मतलब कौन अपनी जगह से हटेगा इस खींचातान में? जो छोटा बच्चा है। ठीक है, तो आप यहाँ उस तरीके से सोचिए, यहाँ पे मायोसिन लाइन है, मायोसिन प्रेजेंट है, एम लाइन पे कौन है? मायोसिन लाइन, मायोसिन प्रेजेंट है। मायोसिन क्या है? मोटे धागे हैं, थिक फाइबर्स, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, है ना। और एक्टिन पहले ही बताया जा चुका है, ये लाइट फाइबर्स है, हल्के होते हैं। तो अब सोचिए, अगर मायोसिन और एक्टिन के बीच में खींचा खींची हुआ तो कौन किसको खींचेगा? एक्टिन ही खिंचाएगा मायोसिन के द्वारा। और एक्टिन किससे जुड़ा हुआ है? जेड लाइन से। तो अपना जगह कौन बदलेगा? जेड लाइन।
इसका मतलब जब एच जोन सिकुड़ रहा होगा तो कौन लाइन अपने जगह से डिस्प्लेस होगा? जेड लाइन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एमसीक्यू में जो आप लोग का छोटा छोटा मिस्टेक होता है, आपको लगता है हम सही कर रहे हैं लेकिन वो गलत निकलता है। दिस इज द रीजन। ठीक है, तो घर जाने के बाद इन्हीं चीजों पे आपको वर्कआउट करना है। नो मैटर कि आपको क्वेश्चन कहीं से मिले ना मिले, क्वेश्चन नहीं मिले, हम खुद भी तो इस पे सोच सकते हैं, क्योंकि हमको इतना सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एम लाइन है, जेड लाइन है, अगर क्या होगा एम लाइन इधर से उधर चला गया तो फिर देखेंगे सार्कोमेयर पे क्या असर पड़ रहा है। जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आप खुद भी क्वेश्चन तैयार करके, और क्या होता है जो टीचर है वो भी तो खुद से ही क्वेश्चन तैयार करता है ना, उसको जो पहला क्वेश्चन इससे तैयार किया गया होगा उसे कौन बताया? कोई नहीं। तो उस तरीके से सोचे कि हम इसको नए नए समझे, नया नया पढ़े, अच्छा ये इधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ही मंथन कर रहे हैं। ये कहता है थिंकिंग। अगर आप थिंकिंग पावर डेवलप कीजिएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सही सही बनेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे, अगर नीट का क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें हार्डली 10% क्वेश्चन या 20% क्वेश्चन रिपीट होता है। 10 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम, वो भी मिल गया अच्छी बात है, 10 से 20 क्वेश्चन आपको रिपीट होता है। बाकी बायोलॉजी में 90 में से 70 क्वेश्चन तो नए ही लगते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट वही होगा, उसी आधार पे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कुछ तो चेंज रहता है तो क्वेश्चन नया हो गया, है कि नहीं। तो जब तक आप सोच इस तरह का नहीं बनाइएगा, नहीं हो पाएगा। गेट लगाइए, गेट लगाइए। हो गया यहां तक? हम नोटिस निकलवाने जा रहे हैं, 9:35 के बाद जो भी स्टूडेंट आएगा उसको अलाउ नहीं करेंगे हम क्लास में। 9:35 सॉरी, 8:10 के बाद जो भी स्टूडेंट आएगा क्लास में उसको हम एंटर नहीं करने देंगे। अब चीज एक देखिए, इफ द, अच्छा एक चीज पहले ही आपको बता दें यहाँ पे, इससे आगे बढ़े, इससे पहले कि आगे बढ़े, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी चाहिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए अगर सेल को एनर्जी चाहिए और वो एरोबिक है, माइंड इट, अगर वो एरोबिक है, किसके तरफ देखेगा एनर्जी दो करके? सेल की बात हो रही है, मसल सेल, और मसल सेल एनर्जी यूज कर रहा है, उसे एनर्जी देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन सा सेल ऑर्गेनल? सेल ऑर्गेनल मतलब समझ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब देखिए, इफ द एटीपी सिंथेसिस is hindered, then which among the, बात नहीं करना है, which among the following will not displace Z line, M line, A band, I band, H zone,
एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स। ब्रैकेट में दे दे मोर देन वन आंसर्स आर पॉसिबल। अब उस सार्कोमेयर को ही माइंड में फ्लैश कराते हुए इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। सार्कोमेयर याद है ना, अभी अभी बनाए थे हम लोग, है ना। तो अब उसको दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन पर ये कह रहा है, इफ द एटीपी सिंथेसिस इज हिंडर्ड। हिंडर्ड मतलब समझते हैं, हिंडरांसेस। हिंडरांस मतलब रुकावट, ठीक है। हिंडरेंस मतलब हिंडर्ड यहाँ हो गया, हिंडर्ड मतलब रोका गया। अगर किसी कारण से एटीपी सिंथेसिस रोका गया सेल के अंदर, तब सोचिए तो इनमें से कौन अपनी जगह से नहीं हटेगा। वहां से चमक रहा, आगे क्यों नहीं बैठते हैं? अरे टीचर डराता है क्या? आगे बैठिए। वो हम समझते हैं लास्ट बेंच सबसे कंफर्टेबल सीट होता है, क्योंकि बिना बताए हुए, बिना बोले हुए एक टेक लगाने के लिए जगह मिल जाता है। एक साइंटिफिक बात बताएं, जानते हैं, जब आप खुद नोटिस कीजिएगा, जब आप बहुत ध्यान से कोई चीज को देख रहे हैं ना, यू विल लीन फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ झुकेंगे। और जब आप आराम की मुद्रा में हैं तो पीछे की तरफ झुकेंगे। और देखिएगा, जब पीछे की तरफ झुककर, पीछे की तरफ ऐसे होके, टिल्ट होके आप किसी बात को सुनेंगे ना, उसमें से आधा चीज आपको ध्यान नहीं रहेगा, नोटिस कीजिएगा। और किसी बात को आगे झुककर सुन रहे हैं ना, तो देखिएगा लगभग लगभग सारी बातें याद रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई इंटरेस्टिंग फिल्म देख रहे हैं, या कोई इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, या किसी की बात सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो देखिएगा अपना पोस्चर आप आगे की तरफ झुके हुए। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? जब हम अलर्ट होते हैं तो आगे की तरफ झुकते हैं। तो मतलब समझ ही रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, सब कुछ। तो देखिए, जब आप इस 1 घंटे 1.5 घंटे को 100% देंगे, तो आपका ही अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्वेश्चन पे, क्या होना चाहिए। यहां देख लीजिएगा, मोर देन वन आंसर्स आर पॉसिबल, इसलिए डोंट स्टिक टू अ सिंगल वन। ये हो सकता है, ये बोल रहा है हो सकता है, हो सकता है मतलब नहीं भी हो सकता है, राइट। तो हो सकता है एक से अधिक से आंसर सही हो सकता है एक ही आंसर सही हो। अच्छा, एक और चॉइस दे देते हैं ताकि आप लोग को कोई, है ना, नहीं लगे कि ये वाला चॉइस नहीं था। नन, बहुत जगह पे रहता है नन ऑफ द। अब सोचिए, आपका कहना है जेड लाइन और आपका कहना है एक एक्टिन फिलामेंट, दो आंसर सही निकल रहा है। बाकी लोग क्या कहेंगे? देखिए, फॉलो नहीं करना है। आप अगर जवाब दे रहे हैं तो उसके पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए, कि अगर आपसे पूछा जाए आप ऐसा क्यों बोले, दिस इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड इट। अब उस लॉजिक के साथ सोच के आंसर दीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोले? एच जोन, आपका एच जोन आंसर है। और एक ही आप जेड लाइन भी ले रहे हैं और एच जोन भी ले रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट भी आपका होगा, एक्टिन फिलामेंट भी होगा। और किसी का? हाँ, दो लोग अभी भी बच गए। ट्राई करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देंगे हाँ नहीं समझ में आया। आपका कहना है एम लाइन होना चाहिए,
और भी कोई या वही एक? आप नहीं, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो समझ में आया। तो यहां देखिए क्लू यहीं पे है, इफ द एटीपी सिंथेसिस इज हिंडर्ड, मतलब कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा कंडीशन हुआ जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी नहीं दिया। एटीपी सिंथेसिस हिंडर्ड मतलब एटीपी नहीं दिया। एटीपी नहीं दिया तो क्या हुआ? एनर्जी का सोर्स नहीं मिला, एनर्जी नहीं मिला। एनर्जी नहीं मिला तो एनर्जी का यूटिलाइज करके कौन इधर से उधर करेगा इसमें? बस यही इसमें क्लू था कि एटीपी नहीं आ रहा है यानी एनर्जी नहीं मिल रहा है। एनर्जी नहीं मिल रहा है तो स्लाइडिंग नहीं होगा। अब कौन किस में स्लाइड करता है उसको देख लीजिए, वही आंसर हो जाने चाहिए। अब 1 बाई 1 चलिए। पहले पर जेड लाइन कहां पे रहता है? दोनों किनारे में। यही एक्चुअली बाउंड्री मार्क कर रहा है सार्कोमेयर का, और ये तो खिसकता है ना? तो एटीपी नहीं होगा तो नहीं खिसकेगा, तो एक आंसर पहला हो जाएगा कि नहीं? अब आइए एम लाइन पे। एम लाइन कहां पे रहता है? बीच में इस तरीके से, जो कि मायोसिन फिलामेंट्स को पकड़ के रखता है। आप शुरू से आखिर तक अब तक देखते आ रहे हैं मायोसिन अपनी जगह से हिलता नहीं है, बल्कि मायोसिन एक्टिन को खींचता है। तो किसी भी हालत में एटीपी रहे चाहे ना रहे, मायोसिन हिलेगा? नहीं हिलेगा, इसलिए ये आंसर में नहीं आएगा। राइट? मायोसिन एम लाइन ऐसे भी नहीं हिलता है, एटीपी रहे ना रहे इसको नहीं हिलना है, इसलिए ये आंसर में नहीं आएगा। समझ में आ गया क्यों ये गलत हुआ? अब आते हैं ए बैंड पे। ए बैंड क्या है? एनाइसोट्रोपिक बैंड। याद आ रहा है? एनाइसोट्रोपिक बैंड। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइट या डार्क? लाइट बैंड को। वेरी गुड। और लाइट बैंड पर कौन बैठे हैं? मक्खी भी पढ़ने आ गई। बताइए लाइट बैंड पे कौन बैठा हुआ है? एक्टिन या मायोसिन? अरे एक्टिन फिलामेंट्स हैं, यहां पे नहीं था जेड लाइन के पास? यहां पे हम लोग लिखते थे ए बैंड। ए बैंड यानी एनाइसोट्रोपिक यानी लाइट बैंड है। तो एक्टिन फिलामेंट तो स्लाइड करते हैं ना, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। तो अगर एटीपी की कमी हो गई तो क्या एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब एक आंसर और आएगा, और वो कौन होगा? थर्ड होगा। अंडरस्टूड? अब आते हैं आई बैंड पे। इसमें विचारिए, क्या ये अपनी जगह से हिलेगा एटीपी की नहीं होने के वजह से? आई बैंड कहां पे है? आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड पर कौन खड़े रहते हैं? मायोसिन। याद आ रहा है ना? दोनों तरफ ए बैंड, बीच में आई बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड यानी डार्क बैंड, मायोसिन का जगह। तो मायोसिन वैसे भी नहीं हिलेगा, ऐसे भी नहीं हिलेगा, इसलिए ए आई बैंड जो है ये आंसर होगा? नहीं होगा, छोड़ दिया। अगला है एच जोन। एच जोन डिस्प्लेस होता है? अगर देखा जाए सिकुड़ता तो है, सिकुड़ता तो है ना? तभी ना उसके एरिया को देखते हुए, उसके गैप पेस को देखते हुए ना कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किया या कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है या रिलैक्स है। जब एज जोन मैक्सिमम मिलेगा तो हम कहते हैं रिलैक्स है मसल, और एज जोन 0 हो जाता है, रहता ही नहीं है, तो क्या कहते हैं? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अब बताइए एज जोन यानी कि मूव कर रहा होगा, तो उसका इधर से उधर होना एटीपी के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? और यहां सिचुएशन क्या दे रहा है? एटीपी नहीं मिल रहा है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे, यानी असर पड़ेगा इसमें, इसलिए फिफ्थ भी आंसर होगा। अब आइए एक्टिन। तब से एक्टिन के ही बारे में बात हो रही है, एक्टिन तो ऑफकोर्स होगा। मायोसिन, ये गलत होगा। तो हमारे सही आंसर्स में कौन कौन आ गए देख लीजिए। 100% किसी का आंसर हुआ? अगर एक गलत हुआ, 4 सही आंसर है, 4 बराबर 100%। एक नहीं दिए, 25% कट हो गया। समझ गए? लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है।
काम आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और नन का तो सवाल है नहीं है, ये तो ऐसे ही दिए थे। हो गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये देखने में जितना सीधा साधा पतला सा धागा लग रहा है, और अपने आप में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें कई चीजें हैं और कई फंक्शंस को ये पूरा करता है सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये होता कैसा है, तो पहला चीज इसका जो मेजर पोर्शन बना हुआ होता है वो होता है 3 तरह के प्रोटीन से मिलकर। composed of एफ एक्टिन, यहां एफ का मतलब है फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन प्लस ट्रोपोमायोसिन प्लस ट्रोपोनिन। एक्टिन फिलामेंट बने होते हैं 3 तरह के प्रोटीन से, एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ठीक है, ये नाम है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, दिमाग में बैठाना ही होगा। जहां हम लोग कुछ कर सकते हैं वो है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लें ताकि हमको समझ में आए है क्या। इधर मिट सकता है,
हो गया। सेल बायोलॉजी जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ फिलामेंट्स के बारे में पढ़ना होगा हम लोग, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स के बारे में भी जानना होगा, एनसीईआरटी हल्का सा लिखा है उसके बारे में। उसमें एक है माइक्रोट्यूब्यूल, एमटी शॉर्ट में। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा फिलामेंट है, ऐसा फिलामेंटस प्रोटीन है, कई जगह पे काम आता है। जैसे सेल डिवीजन के दौरान देखिएगा, ये तो हम लोग थोड़ा सा 9-10 में देखे भी होंगे, सेल डिवीजन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा। उसमें देखिएगा एनिमल सेल में ऊपर और नीचे के तरफ दो कॉर्नर हो गए, दो एंड्स हो गए, वहां पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बैठा हुआ रहता है, उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। याद आता है सेंट्रोसोम? और सेंट्रोसोम से एक धागे निकलते हैं कुछ ऑपोजिट एंड से, इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, और वो आके क्रोमोसोम को होल्ड करता है, और फिर एनाफेज स्टेज में वही उसको खींचकर अलग भी करता है, राइट। तो वो जो धागा है जो सेंट्रोसोम से निकल रहा है और क्रोमोसोम को पकड़ के एक दूसरे से अलग कर रहा है, वो है माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ, और वहां पे उसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट्स में फ्लैजिला और सिलिया ये दोनों पाए जाते हैं, ठीक। और वहां पे भी आपको मिलेगा सिलिया और फ्लैजिला को बनाने वाले जो बेसिक मॉलिक्यूल है माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो खुद सेंट्रोसोम है, इसको देखिएगा बुक में दिया है डायग्राम में, परपेंडिकुलर दो लाइन ऐसे है इस तरह से, ठीक है। तो वो जो दो लाइंस हैं उनको अच्छे से देखिएगा, और डिटेल एनाटॉमी उसका अगर पढ़िएगा तो वहां पे भी मिलेगा आपको, वहां पे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी हमारे सेल के अंदर में जितने जगह पे स्ट्रेचेबल मूवेबल एरियाज हो सकते हैं, लगभग लगभग मोस्ट ऑफ देम आर मेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल होता कैसा है? लंबा लंबा धागा जैसा, ठीक है। पर इस धागा को बनाने के लिए उसके यूनिट होते हैं, वो यूनिट आपस में जुड़ते हैं, धागा बढ़ता जाता है, और धागा छोटा करना है, यूनिट काटते जाइए, धागा छोटा होता जाएगा, ऐसा सिस्टम है इसका। तो उसको बनाने के लिए जो यूनिट उसमें चाहिए होता है उसको कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल किनसे बने हैं? छोटे छोटे यूनिट से, और वो यूनिट है ट्यूब्यूलिन। उसी तरह से यहां पे जो एक्टिन देख रहे हैं ना, एक्टिन फिलामेंट, फिलामेंट एक्टिन है ना, एफ एक्टिन जो है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल की तरह थोड़े लंबे धागे हैं, और इन्हें भी बनाने के लिए कुछ यूनिट का जरूरत पड़ा, और उस यूनिट को कहते हैं जी एक्टिन। एक्टिन जी नहीं, जी एक्टिन। यहां जी का मतलब है ग्लोबुलर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर, अब ज्यादा समझ में आएगा, इज ए पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन्स। और जी एक्टिन्स का मतलब है ग्लोब्यूलर एक्टिन्स। अगर इसको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करें, ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एफ एक्टिन, दिस इज वन फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंटस एक्टिन है, और इस फिलामेंटस एक्टिन में ये सब जो आप देख रहे हैं एक एक यूनिट, ये यूनिट के जुड़ने की वजह से ना ऐसे बने हैं, ठीक है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है जी एक्टिन्स, ग्लोबुलर एक्टिन्स। यानी इनके मोनोमर आपस में जुड़ के फिलामेंटस एक्टिन बना रहे हैं, राइट। अब ये ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं? एक्टिन फिलामेंट मतलब एक्टिन प्रोटीन में।
मतलब देख के नहीं लग रहा है एक दूसरे के साथ पूरा ऐसे बीना हुआ है ये, जैसे बेंत बीनते हैं ना, या छोड़ दीजिए ये नारियल का रस्सी, उसको भी छोड़ दीजिए, नायलॉन का रस्सी, उसका कैसा रहता है, धागा पतला रहता है, वो एक दूसरे के ऊपर बीना हुआ रहता है, उसी तरह से। पर इसमें खास बात क्या है कि दो ठो एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर, है ना, इंटरवोवन इसको कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बीना हुआ ऐसे रहता है। ठीक है, तो दो फिलामेंटस एक्टिन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वाउंड अप रहते हैं, और इस पर जो है जगह जगह पे मायोसिन के हेड के साथ, माइंड इट, मायोसिन के हेड के साथ बाइंड करने का साइट होता है। मतलब मायोसिन हेड आप जो देख रहे हैं ना, आपको बार बार कहा जा रहा है, देखिए भाई मायोसिन के साथ, मायोसिन के ऊपर एक्टिन खिसकेगा, फिर वापस जाएगा, खिसकेगा। तो किसी चीज को अगर खिसकाना है तो खींचना पड़ेगा ना, तो उस खिंचाव के लिए जिससे जुड़ेगा ये एक्टिन फिलामेंट, जहां से जुड़ेगा वो सभी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है, वो सारे साइट्स, और उनसे जुड़ने के लिए मायोसिन हेड तैयार रहते हैं। लेकिन इस तैयारी को होने नहीं देगा पूरा, क्योंकि अगर हमेशा ये कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रहेगा, एटीपी खत्म हो जाएगा और काम भी नहीं करेगा। इसलिए जब जरूरत पड़े तब इसको काम में लाना है। इसीलिए क्या करना है, इसका जो मायोसिन के साथ बाइंडिंग साइट है वो मास्क किया हुआ रहता है, छिपाया हुआ रहता है, और उसको छिपाने के लिए जो प्रोटीन काम आएगा वो है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन इस तरीके से फिलामेंटस एक्टिन के साथ लपेटा हुआ रहेगा कि जहां जहां से एक्टिन मायोसिन के साथ कंबाइन कर सके वो सब जगह छुपा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम इसको उठा सकते हैं, ठीक है, तो कोई बदमाशी करके मेरे हाथ में ऐसा ग्लव्स पहना दिया जिसमें कोई उंगली अलग ना हो सके, सब एक साथ जॉइंट है, तो हाथ ऐसे, मतलब बोड़ा में डाल के हाथ बांध दिया, अब इसको उठाइए, और बोड़ा ऐसा कि ठीक उतना ही साइज का है जितना मेरा हाथ चौड़ा है, तो ये फैलेगा ही नहीं, तो इसको पकड़ेंगे कैसे? बात समझ रहे? उसी तरह से ये क्या कर रहा है, जहां से जुड़ेगा मायोसिन के साथ, है ना, वो सारा बाइंडिंग साइट ये छिपा लेता है, तो मायोसिन सामने रह के भी इसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसके रिलैक्स स्टेट का कंफर्मेशन होगा। तो ये हो गया ट्रोपोमायोसिन, और ये दोनों है एफ एक्टिन्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, जब जरूरत पड़े तो इसको हटना चाहिए ट्रोपोमायोसिन को, तो ट्रोपोमायोसिन को हटाने के लिए जगह जगह पर कुछ दूसरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, और वो है ट्रोपोनिन। तो आपको ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जगह जगह पे ट्रोपोनिन बैठे हुए दिखेंगे। ठीक है, अब यहां तक ड्रॉ कीजिए, ये है ट्रोपोनिन्स।
फर्स्ट जो है वो बता रहा है शोइंग द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। सही लिखे ना, शोइंग द पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एफ एक्टिन, ठीक है। मेड ऑफ, क्लैरिफाई कर ही दीजिए, मेड ऑफ जी एक्टिन ब्रैकेट में मोनोमर्स। अब सही हो गया। फिगर फर्स्ट ये बता रहा है एफ एक्टिन कैसे रहते हैं, और ये फिगर सेकंड ये बता रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट इन ए सार्कोमेयर। एक सार्कोमेयर में एक्टिन फिलामेंट किस तरीके से रहते हैं। सभी अगले क्लास से कम ध्यान रखिए 8-10 तक क्लास में एंटर कर जाइएगा सब कोई। नहीं तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। हो गया। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, कुछ खास इसमें मार पेंच नहीं है। ऊपर हो चुका है नंबर 1। डिस्क्रिप्शन में पॉइंट नंबर 1 हम लोग का हो गया। पॉइंट नंबर 2 डायग्राम हो गया है ना, तो इसको हटा दें, ये हमारा जगह छींक रहा है। ये भी हटा दें। ये भी हो चुका। The F actin fibers are present as a dimer। डाइमर यानी डबल, ये कहने का तरीका है, यानी दो एक्टिन के फाइबर, आई मीन एक्टिन एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर, है ना, वाउंड अप रहते हैं। The F actin fibers are present as dimers, as dimer, wounding up one above the other।
Number 3, it is further associated with a long filament of protein जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? द ट्रोपोमायोसिन हाइड्स, या इसी को कई जगह मास्क भी लिखता है, मास्क्स द साइट ऑन एक्टिन with which the head of myosin connects joints during muscle contraction। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रोपोमायोसिन का। एन है ये, ए नहीं पढ़िएगा, सॉरी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रोपोमायोसिन कि ये एक्टिन के उन जगहों को छिपा के रखता है जहां से मायोसिन बाइंड करेगा। अब है क्या, एक और प्रोटीन है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन, इस ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ा रहता है कहीं कहीं पे, एंड दोज आर ट्रोपोनिन्स। नंबर 4, few molecules of troponin proteins as an aggregate इकट्ठा होकर bind with the tropomyosin filament। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछता है ट्रोपोनिन का पोजीशन कहाँ है, ट्रोपोमायोसिन का पोजीशन क्या है, फिर पूछ लेता है ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन क्या है, कई बार बोलेगा ट्रोपोनिन का काम क्या है, वो भी आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। हो गया, इधर का काम हमारा हो चुका, इसका जरूरत नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन है एक्टिन फिलामेंट के। अब देखें मायोसिन फिलामेंट के कंपोजिशन। Composition of myosin filaments। इस तरीके से ये लगता है। आप कहिएगा ये कोई फिलामेंट है, प्रोटीन है, देख के तो घास लग रहा है, जो भी है, पर ऐसा ही है। ये स्टेज 1 ऐसे दिखते हैं, राइट।
जैसे फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग को फिलामेंट एक्टिन का मिला था, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन प्रोटीन कैसे रहता है, दूसरी तरह से फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग को मायोसिन प्रोटीन का ऐसा मिलता है। अब है क्या, किसी एक पार्ट को अगर हम यहां से अलग करें और इसको देखने की कोशिश करें तो मिलेगा अब ये है क्या, ये एक यूनिट, ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसा ही नीचे भी होगा, ठीक है, और यहां से यहां तक घास जैसा जो लग रहा है ना वो दरअसल ऐसे है, HMM और LMM मिलकर एक यूनिट बन रहा है और ये डायमेरिक फॉर्म में रह रहा है, राइट। अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ा देखिए। डिस्क्रिप्शन, वो सिंपल है, कहीं पे डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। ये एक यूनिट ऐसा है, इसको हम लोग एलाबोरेट करके ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज द लॉजिक। तो फिगर का नामकरण तो हो ही जाना चाहिए। फिगर फर्स्ट जो बता रहा है वो है क्या, ये मायोसिन फिलामेंट, या फिलामेंट क्यों कहें, मायोसिन प्रोटीन कर दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मायोसिन प्रोटीन, और फिगर 2 ये सेकंड है ना, ये क्या बता रहा है, 1 यूनिट ऑफ द मायोसिन प्रोटीन, ये एक यूनिट है, और अकेला यूनिट
जिसके डाइमर के फॉर्म में रहता। तो वहां भी डाइमर दिखा, यहां भी डाइमर दिखा। ड्रॉ भी करते रहिए और दिमाग चलाते रहिए। एक क्वेश्चन का जवाब इन द मेन टाइम सोचिए और जवाब दे दीजिएगा। बताइए तो इपीमाइसियम कहाँ पे रहता है? ड्रॉ हो गया? ड्रॉ पूरा करते रहिए, इसको बनाते रहिए और जवाब दे सोचते रहिए और जवाब दीजिएगा। ये हुआ टाइम का 100% यूज। कौन सा नहीं समझ में आ रहा? हो चुका? याद कर रहे हैं? अच्छा, याद कीजिए। पलट के किताब देखेंगे नहीं, कॉपी देखेंगे नहीं, तो यही सब होगा। इपीमाइसियम मसल टिश्यू जो होता है उसका सबसे बाहरी लेयर का कनेक्टिव टिश्यू है इपीमाइसियम। इपीमाइसियम पिछला क्लास याद कीजिए। और एंडोमाइसियम कहां पे था? एंडोमाइसियम एंडोमाइसियम प्रेजेंट था एक मसल सेल के ऊपर जो ब्लड वेसल्स को जोड़े रखता था। एंडोमायोसियम। एनीवे, बन गया ये। अब देखिए, ये एक हिस्सा, ऐसे सभी हिस्से आपस में फिर जुड़ते जाते हैं और ये चेन बनता चला जाता है। ठीक है, अब एक यूनिट को अगर हम देखें, इसका डिस्क्रिप्शन है पॉइंट नंबर 1। द मायोसिन फिलामेंट is composed of many dimer units. या डायमेरिक यूनिट्स कर दीजिए, मेनी डायमेरिक यूनिट्स। नंबर 2, ईच, हाँ बोलिए। हाँ, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम तीनों कनेक्टिव टिश्यू है। तीनों अलग अलग लेवल पे मसल को कवर करता है। सबसे बाहरी कवर मसल टिश्यू का वो है पेरीमाइसियम, सॉरी इपीमाइसियम। ठीक है, सबसे बाहर इपीमाइसियम। और पेरीमाइसियम है कई मसल के फाइबर्स, कई मसल के सेल्स एक साथ इकट्ठा होकर एक बंडल बनाएगा। उस बंडल को कवर करके रखने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, दैट इज। और एंडोमाइसियम हो गया प्रत्येक सेल को, मसल सेल को कवर करके रखने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू चाहिए, वो है एंडोमाइसियम। सो each of the डाइमर, प्रत्येक डाइमर is called as मीरोमायोसिन। हर डाइमर के मीरोमायोसिन डाइमर, बिकॉज one unit
of this dimer is a मीरोमायोसिन। बात को समझिए, कह रहा है ये एक डाइमर है, इस डाइमर को कहेंगे मीरोमायोसिन डाइमर। और क्यों कह रहे हैं मीरोमायोसिन डाइमर? क्योंकि ये जो लाल वाला एक देख रहे हैं और ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये दोनों एक एक यूनिट है जो आपस में जुड़ के एक सिंगल यूनिट बना रहा है। ठीक है, तो ये जो रेड वाला यूनिट देख रहे हैं ये एक मीरोमायोसिन है, और ये ब्लैक वाला देख रहे हैं ये एक मीरोमायोसिन है, ये कहना चाह रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ईच ऑफ द डाइमर इज कॉल्ड मीरोमायोसिन डाइमर बिकॉज वन यूनिट ऑफ दिस डाइमर इज ए मीरोमायोसिन, राइट। अब इस मीरोमायोसिन में भी कंपोनेंट है, एक है ब्रॉड थिक, है ना, हेवी, और दूसरा है शॉर्ट थिन एंड लाइट। ठीक है, तो ब्रॉड एंड थिक वाले को या हेवी वाले को HMM कहते हैं, हेवी मीरोमायोसिन। और जो पूंछ की तरह पीछे की तरफ बड़ा है, लाइट है, इसलिए लाइट मीरोमायोसिन। तो LMM और HMM यहां से इसका नाम है। ठीक है, तो नंबर 3, ईच मीरोमायोसिन हैज 2 पार्ट्स। कौन कौन से? हेड पार्ट और दूसरा है टेल पार्ट। हेड पार्ट, इट इज हेवी, सो हेवी मीरोमायोसिन ब्रैकेट में HMM, राइट। उसी तरह से टेल पार्ट, इट इज लाइट, लाइट वेट है, सो लाइट मीरोमायोसिन ब्रैकेट में LMM। ठीक है, नोट कीजिए, तब तक ऊपर हम साफ करें। एक्टिन का डिस्क्रिप्शन हो गया। है ना, इसमें एक और बात है, ये जो हेवी मीरोमायोसिन है हेड वाला, इसमें ATP बाइंडिंग साइट रहता है और इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। HMM हेवी मीरोमायोसिन has an ATP binding site. Where ATP is hydrolyzed into ADP plus PI, thus release energy from ATP। यहां तक हो गया? कीजिए, फिर बता रहे हैं। This ATP hydrolysis gives
energy to the heavy myromycin to bind with actin filament. तीसरा हो जाए तो रुकिएगा, फोर्थ को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद लिखिएगा, समझ कर लिखना है। इसमें डबल बेनिफिट होता है, एक बार हम सोचते हैं समझते हैं, है ना, दूसरी बार जब लिखते हैं तो हमारा ब्रेन एक्सरसाइज करता है, और ये एक प्रिलिमिनरी है आपका इसका मेमोरी फॉर्म करने का। अब अगर आप चाहते हैं ये आपका मेमोरी परमानेंट हो तो घर पे जाके इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार भी रिवाइज कीजिएगा तो कम से कम एक हफ्ते तक आपका ध्यान में रहेगा, फिर वीकली इसका रिवीजन लाइएगा तो ये लंबे मेमोरी में चला जाएगा। फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप बिना डर के, बिना रिवीजन के डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, कोई भी टेस्ट होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस चैप्टर को पलटने लगते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो नहीं पढ़े, दूसरा चीज छूटता है। लेकिन अगर हम टाइम पे इसका पढ़ाई और रिवीजन करते रहें तो ये नौबत नहीं आएगी। ये तो हो ही चुका, इसका जरूरत है समझाने के लिए, इसी के लिए इसको रखे हुए। ये हो गया ना, ये तो पार्ट हटा सकते हैं। नंबर 3 हो गया, नंबर 4 नहीं लिखे हैं, रुकिएगा। यहां कह रहा है हेवी मीरोमाइसिन पर एटीपी बाइंडिंग साइट है, यानी ये एटीपी के साथ कंबाइन कर सकता है, ये जगह देख रहे हैं ना। और ये जो है दरअसल सिर्फ एटीपी को अपने साथ अटैच करने का जगह नहीं है, ये एटीपी हाइड्रोलिसिस का भी जगह है। अब यहां केमिस्ट्री आ जाता है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, H2O, और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, वाटर के प्रेजेंस में जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। वाटर के मदद से इसे तोड़ा जा रहा है। रीजन क्या होता है, ये एटीपी में देखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बायोमॉलिक्यूल पढ़ेगा तो एडिनोसिन का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा। ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट हैं, और ये फॉस्फेट एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे रहते हैं। फॉस्फेट ऑक्सीजन, फॉस्फेट ऑक्सीजन, फॉस्फेट ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, इस तरह से, ठीक है। और यहां जाके ये एडिनोसिन से जुड़ता है। तो हम लोग यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ऐसे है, तो एटीपी का टूटना, 3 फॉस्फेट का एटीपी है, टूट कर क्या बनेगा, यहां लिखा हुआ है एडीपी एनपीआई। ये क्या है मतलब समझ लेना चाहिए। एडीपी हो गया डाइफॉस्फेट, यानी 2 टो हटा दीजिए, 1 टो हटा दीजिए, बचेगा कितना, 2। एडिनोसिन के साथ जुड़ा हुआ 2 टो फॉस्फेट है, इसलिए अब हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और अगर तीनों रहते तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक टूट गया डाइफॉस्फेट। तो देखिए, तो अगर आप तोड़ते हैं तो इस तरफ ऑक्सीजन और इस तरफ कोई नहीं रह रहा है कि नहीं। और अगर ये फ्री होकर जाता है तो एक को यहां पर OH और यहां पर अगर H दें, मामला सलट जाएगा। फिर से देखिए, हम यहां से अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करेंगे तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ कोई आना चाहिए ना, नहीं तो यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दिखाई देने लगेगा। तो इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज लेकर आएगा, ये लेकर जब आएगा इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा करता है तो कैसा दिखाई देगा, एडिनोसिन इधर होगा और इधर ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस। फिर ये वाला ऑक्सीजन था जो कि अकेला हो रहा था, इसको आप दे दीजिए हाइड्रोजन, बाद बाकी इसके पास अपना डबल बॉन्ड हो, और यहाँ OH, यहाँ OH है ही। अब ये बन गया ADP,
और पहले क्या था, ये एटीपी था। अब व्हाट अबाउट दिस, ये वाला यूनिट, आपने कहा, आपने सुना कि इसे OH दे दिया जाए। अगर इसे OH दे देते हैं तो ये कैसा बिहेव करेगा? देखिए, तो फास्फोरस यहां डबल बॉन्ड हो, यहां OH इसका अपना था, यहां इसका OH था, पर यहां से कुछ मिस करके आया, लूज करके आया, तो लॉस्ट पार्ट इसे वापस दे दीजिए, इसे दे दीजिए यहां OH। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़िए तो क्या कहिएगा इसे? कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? 1 2 3 दिख रहा है, H3। एक फास्फोरस दिख रहा है। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 और 4। H3PO4 हो गया। व्हाट इज H3PO4? इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है, नॉट एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूल। इसीलिए इसे PI लिखा जाता है। PI का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बरसों बाद अब पता चला, कई जगह, बहुत सारे जगहों पे इनफैक्ट देखते हैं एटीपी टूटता है, एनर्जी देता है। कैसे नहीं देगा? ये जो बॉन्ड है फास्फोरस ऑक्सीजन, ये एनर्जी रिच बॉन्ड है। इसके ब्रेक करने से एनर्जी रिलीज होता है, केमिकल एनर्जी रिलीज होता है, और इस केमिकल एनर्जी को अलग अलग काम के लिए सेल यूज करता है। यहां कौन इसे यूज करने वाला है? मायोसिन। इसीलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, कलर चेंज कर दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हेवी मेरोमायोसिन हैज एन एटीपी बाइंडिंग साइट, यहां कॉमा पढ़ना चाहिए, वेयर एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। देखिए तो क्या दिया, अब हाइड्रोजन दिया और OH दिए, अगर इन दोनों को जोड़ दें H2O बन गया, यानी वाटर के मदद से ये टूटा। तो आप यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। बायोलॉजी की समझ से इतना ही अब आप खुद समझा सकते हैं, डिटेल आपको केमिस्ट्री में पता चलेगा, राइट। तो इतना हमारे काम चलने से मतलब है, यहां हम लोग इस बात को समझ जाए। तब क्या कर रहा है, एटीपी हाइड्रोलिसिस यहां पे होता है, और क्या निकल कर आता है इससे? एडीपी और पीआई। ये है एडीपी और ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नतीजा क्या होगा? 10 रिलीज एनर्जी। भाई बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगा, इसीलिए कहा गया ये एनर्जी रिलीज हो रहा है फ्रॉम एटीपी। तो एटीपी के अंदर ही ये था, एटीपी टूटा तो एनर्जी रिलीज हुआ। अब क्या है, द एटीपी हाइड्रोलिसिस गिव्स एनर्जी। जाहिर सी बात है, टूटेगा तो एनर्जी देगा ही, और इस एनर्जी को कौन यूज करेगा? हेवी मीरोमायोसिन। किस लिए? बाइंड करना है एक्टिन को। आप सोचिए तो, अगर आपका हाथ एकदम कमजोर हो जाए, क्या आप 5 किलो का बोझा उठा सकते हैं? नेवर पॉसिबल। हाथ में ताकत रहेगा तो आप ये काम कर सकते हैं। ताकत इज व्हाट? स्ट्रेंथ इज व्हाट? काइंड ऑफ एनर्जी। हम उसे एनर्जी कर रहे हैं, हम फोर्स लगा पा रहे हैं। एनर्जी रहेगा तब ना फोर्स लगाइएगा। दिस इज इट। तो समझ गए कि ये हेवी मीरोमायोसिन जो है, एक्टिन के साथ जो ये ज्वाइन करता है, इस ज्वाइनिंग के लिए इसे एनर्जी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय द एटीपी हाइड्रोलिसिस, राइट। अब आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो ऐसे दिख रहे हैं, है ना, दो हाथ की तरह, एक बार ये और एक बार ये, बारी बारी से एटीपी खर्च करके ऊपर में रहे एक्टिन फिलामेंट के साथ जुड़ेंगे। इनका काम हो चुका।
ओके, अच्छा पूरा कीजिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन, सो पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके इसके बारे में बेसिक थोड़ा समझ के उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में, बाकी आगे चलेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये एट द लेवल ऑफ सार्कोमेयर होता है, ठीक है। ये सार्कोमेयर है जिसके लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसीलिए हम लोग मसल का जो फंक्शनल यूनिट है उसे सार्कोमेयर कहते हैं, राइट। तो एक मसल सेल में सेलुलर लेवल पे चले, सेलुलर लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहां होता है एक्चुअली में, सार्कोमेयर। जैसे अगर हम किडनी की बात करते हैं, किडनी में फिल्टर कहां होता है, नेफ्रॉन, इसीलिए नेफ्रॉन क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हम जो लिविंग है तो एक्चुअली मिनिमम लेवल ऑफ लाइफ कहां दिखाई दे रहा है, सेल पे, इसीलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक उसी तरह से मसल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन कहां पे हो रहा है, एट द लेवल ऑफ सार्कोमेयर, इसीलिए सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। मसल कॉन्ट्रैक्शन इट ऑकर्स at the level of sarcomere. So sarcomere is the unit of function of a muscle fiber या मसल सेल। पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब सार्कोमेयर में क्या क्या चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो देखिए। रिक्वायरमेंट्स इन ए सार्कोमेयर, सबसे पहले तो चाहिए एक्टिन, दूसरा क्या चाहिए, मायोसिन, तीसरा चाहिए एटीपी, चौथा चाहिए कैल्शियम, कैल्शियम आयन, पांचवा चाहिए इसके लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब एक एक करके अपना रोल दिखाएंगे, इसीलिए जिनका जिनका जरूरत पड़ेगा उन्हें हम यहां पॉइंट आउट कर ले रहे हैं। और क्या चाहिए, सार्कोप्लाज्म, और चाहिए नर्व इंपल्स, इतनी सारी चीजें चाहिए। रिक्वायरमेंट्स इन्हें नहीं करना चाहिए, फॉर करना चाहिए। फॉर ए सार्कोमेयर टू शो कॉन्ट्रैक्शन, ये ज्यादा सही रहेगा। रिक्वायरमेंट्स फॉर ए सार्कोमेयर टू शो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए सार्कोमेयर को इन चीजों की जरूरत है, ठीक है। यहीं तक रखिए, अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। पॉज कीजिए।